नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। क्या होगा जब अमेरिका के खिलाफ लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर आ जाए, बड़ा आंदोलन कर दें और जाहिर बात है कि ट्रंप की कुर्सी को हिला दें। अभय दुबे जी से मैंने बातचीत करने की कोशिश की और ये समझने की कोशिश करी। बातचीत तो मैंने की कि ये समझने की कोशिश की कि आखिर हमारे मोदी जी इस बीच में कहाँ खड़े हैं और क्या करने वाले हैं। शानदार बातचीत है, लेके चलता हूँ आपको अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। ईरान की सड़कों पर एक उमंग भरा जोश है। लोग देख रहे हैं कि अमेरिका में विद्रोह हो गया है। अमेरिका में लाखों करोड़ों लोग अपने किंग किंग है नहीं वो, लेकिन वो अपने एक्ट से जो किंग शो करते हैं, माननीय चचा, हमारे चचा ट्रंप जी, तो वो जो है उनके खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए हैं। बात भी सही है, इतना हिंसक हो जाना, किसी देश पर ऐसे हमले कर देना, सैकड़ों बेगुनाह बच्चियों को मार देना, अमेरिका जैसे देश में ये कहाँ बर्दाश्त होगा। तो आज लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर आए हैं कि किंग का ये शासक नहीं चाहिए। अमेरिका तबाही के कगार पे आ गया है। दर्जनों जहाज गिर गए हैं। जो शान थी, जो साख थी, वो धूमिल हो गई है और ईरान में जश्न है कि अमेरिका को जो करना था कर लिया, हम लोग झुके नहीं। क्या ये किंग महाराज अब चूहा बनने की स्थिति में आ गए हैं? क्या ट्रंप की कुर्सी को देखिए, खतरा आपके होगा? आपके इस प्रश्न का जवाब मैं देना चाहता हूँ, वो तो मैं दूंगा ही। लेकिन आपके प्रश्न में जो एक भावना है, जो कि ट्रंप को चचा ट्रंप कहने से निकलती है, तो उसके ऊपर मैं एक थोड़ी सी बात करूंगा, जो थोड़ी इसी लिहाज से मनोरंजक होगी। आप जानते हैं कि मैं एक जो जिस भाषा में एक गलत भाषा का इस्तेमाल करने से परहेज करता हूं, लेकिन एक सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है जिसको एक भगवाधारी साधु चलाते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ना उनके प्लेटफॉर्म का नाम लूंगा। आप हम सब लोग जानते हैं, उनके तमाम आते हैं। वो सब लोग एंटी मोदी, मोदी विरोधी और शाह विरोधी हैं और योगी समर्थक हैं। और खासतौर से यूजीसी की नियमावली आ जाने के बाद से उनका ये रूप बदला है उनका। तो आ, उनकी एक शैली है, एक भाषा शैली है। कभी भोजपुरी में पूरा प्रोग्राम होता है वगैरह कुछ है। तो जब ट्रंप ने वो अपनी तरफ से एक 5 दिन का एक आंशिक युद्ध विराम किया, तो जानते हैं आप उनके उस दिन कार्यक्रम का शीर्षक क्या था? ट्रंप सर, आप तो मूत दिए। तो उनके उनके और पूरा पूरा उनका कार्यक्रम इसी शैली में था, मतलब इसी लहजे में था। ट्रंप सर, आप तो मूत दिए। तो ये एक तरह से अगर इसको एक रूपक के तौर पे देखें, भाषा अच्छी नहीं है। आप जानते हैं कि हम लोग ना 4 PM पे ना मैं कभी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये एक अपने आप में एक रूपक है कि दरअसल ट्रंप की क्या हालत हो गई है और उनकी छवि कैसी बन गई है। जो लोग इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, वो ये तो सोच ही रहे हैं कि तो बड़ा भारी नाहर बनता था, इसकी तो फूंक सरक गई है? इसका तो बोरिया बिस्तर बन गया। मतलब इस प्रकार की भाषा ट्रंप के बारे में इस्तेमाल की जा रही है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो हैं, जो अभी तक ट्रंप के साथ खड़े हुए हैं, इस युद्ध के समर्थक ना होते हुए भी, उन्होंने नेतन्याहू को एक फोन किया और उन्होंने नेतन्याहू के फोन पे कहा कि ये आपका जो एनालिसिस वगैरह था सब गलत निकला और हम लोग भी इस चक्कर में फंस चुके हैं। ये आपने कहां फंसा दिया? अच्छा, अब ये स्थिति क्या है कि ये जो अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं, इस प्रदर्शन का शीर्षक है नो किंग मूवमेंट। उसमें ट्रंप की तस्वीर होती है, उसके ऊपर एक मुकुटनुमा लगा होता है और उसको यूं करके वो एक लाल उस क्रॉस से, मतलब उसे काट देते हैं। उसे नीचे लिखा रहता है नो किंग मूवमेंट, कि अमेरिका को किंग की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका को एक सम्राट की, एम्परर की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका को एक सामंत की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है। और जिस वक्त अक्टूबर के दौरान, सितंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक मैं अमेरिका में था, तो हम लोगों ने खुद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हम लोग गए थे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक बहुत ही विशालकाय जुलूस निकलते हुए देखा। वो भी नो किंग मूवमेंट का जुलूस था और इतना बड़ा और लंबा जुलूस था। फिर हम लोगों ने सैन फ्रांसिस्को में वो जुलूस निकलते हुए देखा। मैं ये बताना चाहता हूं कि ट्रंप के खिलाफ पहले से ये आंदोलन चल रहा है और जो ट्रंप ने एक नाजायज और अमेरिका के लिए बहुत ही नुकसानदेह और पूरे पश्चिमी विश्व के लिए बहुत ही नुकसानदेह, ये जो ईरान का युद्ध सारी दुनिया के लिए नुकसानदेह जो खाड़ी युद्ध छेड़ा है, इसके कारण इस आंदोलन को और ज्यादा हवा मिल गई है और भी ज्यादा विशालकाय रूप से अमेरिका की सड़कों पर निकल आया है।
मेरे ख्याल से 1300 से ज्यादा जगहों पर अमेरिका में आज इस तरह के प्रदर्शन हुए हैं नो किंग मूवमेंट के। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा अमेरिका इस वक्त, अमेरिका का ज्यादा बड़ा है, काफी राजनीतिक रूप से जो लोग सचेत हैं वो सारे के सारे ट्रंप के खिलाफ हो गए। और ट्रंप भी इस बात को जानते हैं कि उनकी साख तेजी से गिर रही है, इसलिए वो अपनी खिसियाट मिटाने के लिए जब भी व्हाइट हाउस से निकलते हैं और जब वो माइक पे खड़े होकर किसी को संबोधित करते हैं, चाहे वो पत्रकार हों या वो कोई और हों, तब वो कुछ खास तरह की हरकतें करते हैं। ऐसे घटिया किस्म के पॉप सिंगर्स जिस तरह की हरकतें करते हैं, या मतलब वो अजीब यूं यूं करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, कुछ वार डांस करने की कोशिश करेंगे, इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। और हम सब लोग जानते हैं कि ऐसी हरकतें राष्ट्रपति स्तर का व्यक्ति कब करता है, उस वक्त करता है जब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता और करने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं होता। अब स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि अमेरिका का बहुत बड़ा जो एक विमान वाहक पोत है त्रिपोली, वो गल्फ खाड़ी में पहुंच चुका है। उसमें 3000 के करीब मेरीन कमांडो बैठे हुए हैं। उसके बाद में अमेरिका की जो एलीट एयरबोर्न डिवीजन है वो भी उतरेगी खरग आइलैंड के आसपास, जैसी कि पहले से खबर है। उसके बाद एक और युद्धपोत है बॉक्सर, वो भी वहां पहुंचने वाला है, उसमें भी 2500-3000 मेरीन कमांडो बैठे हुए हैं। अब सवाल ये, पहले से 50,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं मध्य पूर्व में, तैनात हैं पहले से। तो अब ट्रंप इनका क्या करेंगे? ट्रंप ने 10 दिन का टाइम और लिया है, उस 10 दिन में से भी 2 दिन गुजर गए हैं अभी। तो अगर इन 10 दिनों के भीतर भीतर इस्लामाबाद में या और कहीं एक समझौता वार्ता शुरू नहीं होती, एक ऐसी समझौता वार्ता जिसमें ईरान के लोग गंभीरता से उसमें हिस्सा लें, अगर ऐसी समझौता वार्ता शुरू नहीं होती तो आप समझिए ट्रंप की राजनीति पूरी तरीके से अंधकारमय है। और अमेरिका का जो विश्व प्रभुत्व है वो बिल्कुल इस अंदेशे का शिकार हो रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार अमेरिका के विश्व प्रभुत्व पे एक बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। और ये सब ट्रंप के किए धरे होगा। ट्रंप से सब लोग नाराज हैं, वो लोग भी नाराज हैं जो ट्रंप के साथ हैं, अभी नहीं बोल रहे हैं, उनकी नाराजगी भी तरह तरह से जाहिर हो रही है। और वो लोग तो नाराज हैं ही जो ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। जिन लोगों को ट्रंप से उम्मीद थी कि ये आदमी बहुत बड़ा तीर मारेगा, वो भी ट्रंप से पूरी तरीके से निराश हैं कि उसने कुछ नहीं किया। इसका मतलब बिना किसी पूर्व तैयारी के, बिना किसी गंभीर पेशबंदी के, बिना किसी गंभीर योजना के ये व्यक्ति ऐसे युद्ध में उतर आया ये मान के कि हम लोग 3-4 दिन में इस युद्ध को निपटा देंगे। और जब एक हफ्ते 10 दिन तक युद्ध का कुछ नहीं हो पाया तो उसके पास करने के लिए कुछ भी नया नहीं था। वो उसी प्रकार बेमकसद बमबारिश करता रहा, लोगों को मारता रहा, बिल्डिंगें उड़ाता रहा, कुछ नहीं। ना वो अमेरिका के ना वो ईरान के एटॉमिक कार्यक्रम को कोई नुकसान पहुंचा पाया, ना ही उसने ईरान की जो तेल उत्पादक क्षमताएं थी, मिसाइल उत्पादक क्षमताएं थी, मिसाइलों के भंडार थे, उनको उन लोगों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। हाँ, 2000 ईरानी मार दिए और करीब 30-40 उन्होंने ईरान के बड़े नेता मार दिए, ये उन्होंने जरूर किया। तो सिर्फ हत्याएं की और अरबों रुपए खर्च करके 20-25 अरब रुपए से ज्यादा खर्च करके उन्होंने ईरान में 1000-2000 बिल्डिंगें गिरा दी होंगी और 2-2,500 लोगों की हत्या कर दी, उसमें 40 नेताओं की हत्या है। इसके अलावा अमेरिका के हिस्से में कोई भी उपलब्धि नहीं आई है और एक युद्ध के लिहाज से कोई उपलब्धि है नहीं। देखिए, स्पेन के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ट्रंप की और नेतन्याहू की निंदा की है और इस युद्ध का विरोध किया है। एक इतने महत्वपूर्ण बड़े यूरोपीय देश के सांचेज हैं स्पेन के प्रधानमंत्री, जोसे सांचेज, उन्होंने जिस तरह निंदा की है वो अपने आप में लाजवाब है, बड़े स्पष्ट शब्दों में। ब्रिटेन के राष्ट्रपति ने साफ तौर पर कह दिया है कि ट्रंप जो चाहे जैसे चाहे मेरा मजाक उड़ाए, ब्रिटेन इस युद्ध में कभी शामिल नहीं होगा, ये ब्रिटेन का युद्ध नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है। यानी अमेरिका, जो कि पश्चिमी यूरोप का नेता हुआ करता था, आज इस मुकाम पर खड़ा हुआ है कि पश्चिमी यूरोप का नेतृत्व उसके हाथ से निकल गया। इससे बड़ा नुकसान अमेरिका को कोई हो नहीं सकता। अब हालत यह है कि ट्रंप ने जर्मनी को धमकी दी है कि वहां से अपने सैनिक वापस बुला लेंगे। बस यही कमी और रह गई है, ट्रंप जर्मनी से और सैनिक अपने वापस बुला लें। समझ लीजिए, अमेरिका और यूरोप के बीच में जो एक गर्भनाल का रिश्ता था, वो गर्भनाल का रिश्ता पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कट जाएगा।
इससे बड़ा कोई नुकसान ट्रंप को नहीं, अमेरिका को नहीं हो सकता, और ये केवल इसका जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप के हिस्से में जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपनी दुर्गति तो करा ही ली है। जिस देश के वो राष्ट्रपति हैं, जिससे बड़ी ताकत दुनिया के इतिहास में कोई हुई नहीं थी, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका 80 कितनी जगहों पर जाकर उनकी सेना युद्ध लड़ चुकी है, कितने उन्होंने राष्ट्रों की सत्ताएं बदली हैं। वो अभी कुछ दिन पहले ही वो वेनेजुएला की राष्ट्रपति और उनकी बीवी का अपहरण कर ले गए थे, उसी अंदाज में वो आए थे कि हम ईरान को भी तहस नहस कर देंगे। लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है सिवा विफलता की एक अफसोस भरी दास्तान को छोड़कर। ये बड़ा खतरा होता है कि अगर किसी देश का शासक इस तरह सनकी हो जाए, किसी तरह का घमंड आ जाए उसके अंदर, किसी राष्ट्रपति को ऐसे उठा लाए, कहीं देश पे हमला कर दे, पूरा देश उसकी कीमत चुकाता है। अमेरिका में महंगाई लगातार बढ़ रही है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, चीन की करेंसी मजबूत हो रही है। ईरान ने कह दिया तेल चाहिए, जहाज गुजारने हैं तो पेमेंट चीन के करेंसी में होना चाहिए। ये डूबती हुई अर्थव्यवस्था के लिए डॉलर का कमजोर हो जाना, चीन की करेंसी मजबूत हो जाना, ये इसके व्यापक अर्थ क्या होंगे आने वाले दिनों में? देखिए, काफी अरसे से ग्लोबल अर्थव्यवस्था में एक प्रकार की सुगबुगाहट है कि अर्थव्यवस्था का डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया कभी भी शुरू हो सकती है, लेकिन अभी तक इसकी केवल चर्चा होती थी, कहीं कहीं थोड़े बहुत संकेत प्राप्त होते थे। और उस डी डॉलराइजेशन का एक प्रयास चीन ने ठोस रूप से यह किया था कि उन्होंने युआन आधारित एक इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम बना लिया चीन ने। इस तरह डॉलर आधारित इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट है, जिसका भारत के भी सभी बैंक पालन करते हैं, उन्होंने युआन ने अपना एक सिस्टम बना लिया। मुझे उसका नाम याद नहीं है, लेकिन वो एक सिस्टम है जो चीन से व्यापार करने के लिए अब चीन स्विफ्ट के जरिए पेमेंट नहीं लेता, उसी सिस्टम के जरिए पेमेंट लेना होता है। इसलिए जो लोग चीन से ज्यादा व्यापार करते हैं उन्हें उस सिस्टम को भी इस्तेमाल करना पड़ता है। इस युद्ध के बाद इस बात का पूरा अंदेशा है कि ज्यादातर देश जो है अब एक डुअल पेमेंट सिस्टम की तरफ चले जाएंगे, यानी स्विफ्ट का भी इस्तेमाल करेंगे और युआन आधारित सिस्टम का भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही ऐसा होगा वैसे ही लोगों के सामने हमेशा डॉलर का एक विकल्प रहेगा, और वो डी डॉलराइजेशन यानी अमेरिका के आर्थिक प्रभुत्व को दी जाने वाली एक सबसे बड़ी चुनौती होगी, और ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि ऐसा होने जा रहा है। ये जो अगर ये इस तरह असर पड़ता रहा अर्थव्यवस्था का, इस तरह परेशानी होती रही, तो भारत की दृष्टि में ये आर्थिक व्यवस्था क्या रहेगी, मजबूत रहेगी? हमारा डॉलर का मजबूत होने से फायदा है या हमें चीनी अर्थव्यवस्था के मजबूत होने से फायदा रहेगा? देखिए, चीन तो एक तरह से भारत का शत्रु देश है। उसने भारत सन 1962 में चीन से युद्ध हुआ था, इसमें भारत को एक दुखद पराजय का सामना करना, अफसोसनाक पराजय का सामना करना पड़ा था। उसके बाद से लगातार चीन की निगाह हमारी सीमाओं पर है, वो हमारी जमीन को दाबे बैठा हुआ है और कोशिश पूरी कर रहा है कि और ज्यादा जमीन दाबे। इसके ऊपर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, और सारी भारत की संसद में विपक्ष इसको उठा चुका है। कितने बार ये बातचीत हो चुकी है कि चीन ने ब्रह्मपुत्र पे एक बहुत बड़ा बांध बनाने की ठानी है, उससे उस पूरे ब्रह्मपुत्र और असम पूरे इलाके का जो पर्यावरण संतुलन है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मतलब बहुत सारी बातें हैं इसकी, उसने अपनी काउंटियां बसा ली हैं वगैरह वगैरह। तो चीन अगर आगे बढ़ता है तब एक बहुत बड़ा सवाल है कि भारत उससे कैसे निपटेगा। अगर चीन अमेरिका को प्रतियोगिता में पीछे छोड़ देता है और वो दुनिया की नंबर 1 ताकत बन जाता है, चीन अभी नहीं, मैं कह रहा अभी तुरंत तो ऐसा होने का अंदेशा नहीं है, लेकिन इस काम में 10 साल लग सकते हैं। अगर ऐसी जो प्रक्रिया चल रही है वही प्रक्रिया चलती रही और अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही बेवकूफ टाइप के राष्ट्रपति मिलते रहे, तो ये तो प्रक्रिया चीन को बहुत फायदा होगा इसमें। तो भारत के सामने एक बहुत बड़ा संकट होगा कि वो ऐसे राष्ट्र से कैसे निपटे। तब एक इतनी बड़ी शक्ति के साथ में संबंध भी बनाने पड़ेंगे, और साथ में वो आपकी जमीन भी दाबे हुए है, उससे आप अपनी जमीन कैसे वापस लेंगे। मोदी सरकार तो नाकाम हो चुकी है पूरी तरह चीन से निपटने में। चीन के मुकाबले मोदी सरकार की जो विदेश नीति है वो पूरी तरीके से फ्लॉप है। इनकी समझ में ही नहीं आता है कि वो जी जिनपिंग से कैसे निपटे। पूरा भारत जो है वो चीनी माल से भरा हुआ है। हम सब लोग चीनी माल का जाने अनजाने चीन को गाली भी देते रहे, कुछ भी करते रहे, उसका इस्तेमाल करते हैं। आप कोई फर्नीचर खरीदने जाइए, 90% संभावना यह है कि आप चीन का बना हुआ फर्नीचर ले आएंगे।
ये हालत है। तो ये स्थिति है। तो चीन का आगे बढ़ना भारत के लिए निश्चित रूप से एक बुरी खबर है, इसमें कोई शक की बात नहीं। जहां तक अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि अमेरिका से संबंध रखना भी भारत के लिए एक बुरी खबर है। आपको याद होगा कि हेनरी किसिंगर ने एक बार कहा था कि अमेरिका से दुश्मनी रखना एक बड़ा महंगा सौदा है। फिर बाद में मुस्कुरा कहा था अमेरिका से दोस्ती रखना भी एक महंगा सौदा है। तो दोनों ही हालत है ये। ना ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमारे प्रधानमंत्री जी तो बढ़िया हैं, वो जाते हैं, वो जेलेंस्की से भी मिल लेते हैं, वो पुतिन से भी मिल लेते हैं। इसीलिए जब पाकिस्तान से हमारी झड़प होती है तो कोई भी प्रधानमंत्री की समस्या क्या है? प्रधानमंत्री की समस्या ये, जैसे कि मान लीजिए वो इस युद्ध से ठीक पहले इजराइल गए और उन्होंने इजराइल की संसद में खड़े होकर विपक्ष के बायकाट के बीच में नेतन्याहू का हाथ उठा के ऊपर किया और हम इजराइल के साथ हैं और भारत के यहूदियों का फादरलैंड इजराइल है, ये सब उन्होंने बातें कही। 36 घंटे बाद युद्ध शुरू हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री सिसफिड़ा गए और फिर उन्होंने अपने मुंह से, भाई अगर आप उस काम को सही समझते थे जो आपने किया, क्यों नहीं, अगर आप मान के गए थे कि इजराइल की दोस्ती हमारी कीमत पे निभाएंगे, हम इसको सही समझते हैं, है? तो आपको खुल के अपने इजराइल यात्रा पे बोलना चाहिए था और कहना चाहिए था कि भारत के हित में यही था जो मैंने किया। फिर आप मुंह पे दही जमाए क्यों बैठे हुए हैं अभी तक? मेरी समझ में नहीं आता। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और अभी भी तमाम लोकप्रियता में गिरावट के बावजूद उनसे कोई नेता आगे तो है नहीं नरेंद्र मोदी से। जो भी हो, उनकी मान लीजिए जो लोकप्रियता इंडेक्स है, भले ही कुछ गढ़ी गई हो, उसमें कुछ फर्जीवाड़ा हो, और इसके बावजूद जो कुछ भी लोकप्रियता नापने के जो भी हमारे पास मानदंड है, उसमें नरेंद्र मोदी ही सबसे ज्यादा आगे हैं। तो क्यों नहीं खुल के वो कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक गए, हमने जो कर रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं उसको। अजीब बात है, आप युद्ध के पहले वहां जाते हैं और उसके बाद में सैफू सैफू करते हुए नजर आते हैं, मुंह में आपके दही जम जाता है। आप डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार करने के लिए अमेरिका जाते हैं, हाउडी मोदी में, और अब की बार ट्रंप सरकार कहते हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं तो फिर आप सिटपटा जाते हैं, फिर आपके मुंह में दही जम जाता है। फिर डोनाल्ड ट्रंप आपकी सीरियल इंसल्ट करते हैं, आप उसके ऊपर भी कुछ नहीं बोलते, आपके मुंह में दही जमा रहता है। इसकी जरूरत क्या है मोदी को, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। बहुत ही शिष्ट भाषा में, बिना किसी के साथ में बदतमीजी किए हुए, बिना किसी की अतिरिक्त आलोचना किए हुए, नरेंद्र मोदी के मुंह से निकलने वाली बात, जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुंह से निकलती है, अगर वही बात नरेंद्र मोदी के मुंह से निकलती और वो साफ तौर पे कहते हैं कि हम इजराइल गए, ये सही काम था, हम बार बार इजराइल जाएंगे हम वहां पे, और इजराइल का ही पक्ष सही है, भारत को इजराइल के पक्ष की ही मदद करनी चाहिए। पहले तो आपने ये दुस्साहस किया कि आप गए वहां पर एक ऐसे मौके पर जबकि युद्ध होने वाला था, आपको भी पता था कि युद्ध होने वाला है, और फिर आपने एक अजीब तरह की चुप्पी साध ली, केवल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं के जरिए आप अपनी बात कह रहे हैं। और आप ये भी चाहते हैं कि हम दोनों नावों में मतलब ईरान की निंदा भी करें। ईरान ने जो हमले का जवाब दिया है, पलट के वार किया है, उसकी निंदा भी की भारत ने। संयुक्त राष्ट्र में जो प्रस्ताव आया उसका को स्पॉन्सर भी रहा भारत। ईरान विरोधी प्रस्ताव जो खाड़ी काउंसिल के खाड़ी देशों की परिषद के द्वारा लाया गया था, वो भी आपने किया। अब आप ईरान की नाव में भी एक पैर रखना चाहते हैं और वो अमेरिका और इजराइल की नाव में भी एक पैर। तो ये दो घोड़ों की सवारी मोदी ही करना चाहते हैं चालाकी से, चुप बैठे हुए हैं। ये मजे की बात यह है कि आज मुझे मोदी को ये करने की जरूरत क्या थी? कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। कोई बड़ा भारी ईरान ने अभी तक कुल 4 जहाज आने की इजाजत दी है, राशन कार्ड लगा दिया है वहां पे। ईरान अभी भी कह रहा है हम 5 देशों को आने की इजाजत दे सकते हैं, चीन को, रूस को, तुर्की को, पाकिस्तान को और भारत को। तो भारत को अभी भी ईरान खुल के मित्र देश कह रहा है। भाई ज्यादा यही होता है, ईरान कहता नहीं, भारत का उन 5 देशों की सूची में से नाम निकाल लेता, तो इससे कोई ऐसा कौन सा फायदा मिल जाता आपको, वो नुकसान हो जाता जो बाद में नहीं हुआ। कम से कम मोदी जी ठोक के अपनी बात कहते तो, और सब लोगों की समझ में आता
कि भाई एक प्रधानमंत्री है, उसने एक जोखिम लिया है, उसने एक विदेश नीति अख्तियार की है, वो सही है गलत है ये बाद में तय होगा, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। अच्छा, मजे की बात ये है अभय जी कि अब जो बीजेपी के भक्त लोग हैं वो बड़े कंफ्यूजन है, बड़ा कंफ्यूज है। वो ट्रंप को भी गाली देते हैं क्योंकि ट्रंप ने विश्व गुरु जी की हवा निकाल दी। अब इस युद्ध में वो ट्रंप को गाली दे रहा है, ईरान का पक्ष लेने में थोड़ी उनकी नानी मर रही है क्योंकि मुसलमान है वहां ईरान पे। का तो पक्ष वो नहीं लेंगे। पहली बात तो ईरान मुसलमान देश है और वो हाँ। ये सारे के सारे ऐसा है कि ये 14 साल से जो चल रहा है, 2014 से हिंदुस्तान में जो शासन चल रहा है उसने एक खास तरह का डिस्कोर्स पैदा किया है और इस डिस्कोर्स का एक पहलू मूर्खता भी है। इस डिस्कोर्स में बहुत से पहलू हैं, केवल मूर्खता अकेला पहलू नहीं है, एक बेवकूफी का बड़ा माहौल पैदा किया है। इस डिस्कोर्स को चलाने वाले लोग जो हैं यहाँ से बिल्कुल खाली हैं। वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, इनको लगता है हंसी आती है सोच के क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। सही बात है। अब तो इसी डिस्कोर्स के तहत तो ट्रंप के लिए यज्ञ किए गए थे, इसी डिस्कोर्स के तहत तो ट्रंप की मूर्तियों पर रोली और चंदन का तिलक हुआ था और टीम ट्रंप की तस्वीर में कलावे बांधे गए थे। इसी डिस्कोर्स के तहत इजराइल के लिए और नेतन्याहू के लिए भारत में यज्ञ किए जा रहे हैं और पूजा अर्चना हो रही है। आप सोचिए कितने मूर्ख लोग हैं ये लोग। और ये लोग सामान्य बुद्धि, ये कह रहे हैं कि हमें सामान्य बुद्धि भी नहीं है और अपने धर्म का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं ये सब करके। ये स्थिति है। सनातन धर्म में किसी को भी कुछ भी करने की इजाजत है तो आप ट्रंप के लिए, नेतन्याहू के लिए यज्ञ शुरू कर देंगे। हाँ, उनकी फोटो लगा के कर देंगे। सोचिए आप, कुछ भी करते हैं ये लोग, कुछ भी करते हैं। ठीक बात है। और ये परिस्थितियां बहुत खतरनाक हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि ईरान जिस बहादुरी से लड़ रहा है वो पूरी दुनिया में एक बहुत खास संदेश दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की। थैंक यू। तो ये थे अभय जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। मुझको यकीन है बातचीत पसंद आई होगी क्योंकि बातचीत बहुत तर्क के आधार पे थी और राजनीति की थी, मोदी जी की परेशानियों पे थी। और आप समझ गए होंगे कि मोदी जी की परेशानियां कहाँ से शुरू कहाँ खत्म हो रही हैं। आप इस युद्ध के विषय में क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।